हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के उन क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल से समझ सकें। फ्रेंड्स, हमारा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि आप सभी को आपकी सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स प्लांक ने। यदि हम क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं तो क्वांटम सिद्धांत पदार्थ द्वारा ऊर्जा के उत्सर्जन, अवशोषण और कणों की गति के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी विकिरण है जो हमारे शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गामा किरण। अब यदि गामा किरणों की बात की जाए तो गामा किरणों के साथ साथ अल्फा, बीटा और गामा ये सभी रेडियो एक्टिव विकिरणें होती हैं, जिनमें से गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किरणों में अल्फा, बीटा और गामा किरणों में अल्फा कण का आकार सबसे अधिक होता है, जबकि उसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। वहीं गामा किरणों में कोई द्रव्यमान नहीं होता, परंतु इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और ये तीनों ही विकिरणें, जिनमें की गामा किरणें सबसे अधिक खतरनाक होती है हमारे लिए या सभी प्रकार के जीवों के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर के। फ्रेंड्स, यदि हम रेक्टिफायर की बात करें तो हमारे मोबाइल का जो चार्जर है वह एक प्रकार का रेक्टिफायर ही है। और यदि हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो कि विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। और भारतीय घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा यूज की जाती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका अर्थ यह है कि यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। जबकि दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा की तरह अपनी दिशा को नहीं बदलती। अब प्रत्यावर्ती धारा का बेनिफिट क्या है जो इसे इतना अधिक यूज किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को बिना अधिक ऊर्जा की हानि के लंबी दूरियों तक संचरित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की तुलना में अधिक होता है क्योंकि उसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है। और इसी कारण से जहाज द्वारा हटाए गए जल की मात्रा समुद्र की तुलना में नदी में अधिक होती है। और इसी वजह से जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। इस सिद्धांत में एक बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल। और यदि अपकेंद्रीय बल की बात करें तो यह वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति आ जाती है। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का ही उपयोग किया जाता है। इसी तरह से ब्लड कल्चर या खून की जांच के लिए भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1925 में। यदि हम काकोरी षड्यंत्र की बात करते हैं, काकोरी कांड ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लेने की एक योजना थी और यह ऐतिहासिक घटना 8 अगस्त 1925 को घटी थी। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1925। इसमें क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ऐतिहासिक और महान घटना थी हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 दिन। अब यदि हम आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। आरबीसी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आरबीसी की विशेषता यह है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। केंद्रक के स्थान पर इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक से नाखून, सींग और खुर बने होते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केराटिन या केरोटीन। अब केराटिन या केरोटीन की बात करें तो यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है और त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। जीवों के बाल, नाखून ये सब केरोटीन से ही बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्यानता और
उत्प्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ आप एड्रिनल ग्रंथि का नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज ना हो, यह एक प्रकार का टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यदि एड्रिनल ग्रंथि की बात की जाए तो एड्रिनल ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसी तरह से एड्रिनल ग्रंथि को हम आपात ग्रंथि भी कहते हैं और ये एड्रिनलिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करती है जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में स्रावित होता है और साथ ही कुछ मात्रा में सेक्स हार्मोन भी स्रावित करती है। जैसा कि आप जानते हैं पुरुषों में सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि टेस्टिस की जगह रिलीज किया जाता है। इसी तरह से फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, परंतु कुछ मात्रा में ये सेक्स हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि भी रिलीज करती है। तो याद रखिएगा आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो यह गैस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक रासायनिक संयोग करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। यह आरबीसी की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को भी कम कर देती है और यही वजह है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मनुष्य के लिए इतनी हानिकारक और जहरीली गैस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक तेजी से वहन करता है और इसी कारण से जीवों की मृत्यु हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी या पारा की विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीना माता रोग। यदि इन रोगों को डिस्कस किया जाए तो ब्लैक लंग रोग कोयले की खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों के फेफड़ों में प्रभावित करने वाला रोग है। इसी तरह से आर्सेनिकोसिस, यह रोग आर्सेनिक युक्त जल पीने से हो जाता है और साथ ही मिनी माता रोग की अगर हम बात करते हैं तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है और मरकरी या पारे की विषाक्तता के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं गुणसूत्र जिन्हें कि हम क्रोमोसोम भी कहते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीएनए और प्रोटीन। यदि हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो मानव की कोशिकाओं में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी मेल और फीमेल दोनों के अंदर समान होते हैं, परंतु एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए तथा हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा आप इस चीज को, हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है क्रोमोसोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि कुल सदस्य भाग नहीं लेते, केवल चुने हुए सदस्य यानी जो चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं वही सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 सदस्य जो कि अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, परंतु वे सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। यदि इस मस्जिद की बात की जाए तो इसे सीदी बशीरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण 1461 से 1464 के बीच हुआ था। आप इमेज में देख सकते हैं, ये सीदी बशीरी मस्जिद है और इसके निर्माण का रहस्य अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि किस कारण से मीनार इस तरह से झूलती हुई प्रतीत होती है। अब बारी है आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट की और टेस्ट का क्वेश्चन है, किस ऊतक से नाखून, सिंग और खुर बने होते हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यदि आपको साइंस से जुड़े हुए वीडियो देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर साइंस वीडियो की सीरीज देख सकते हैं। साथ ही यदि क्विक रिवीजन की सीरीज आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में वह भी उपलब्ध है। फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारे इस प्रयास से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपके इस सहयोग और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए शुभकामनाएं और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।